हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस, माई सेल्फ विवेक गुप्ता। बच्चों, हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 और इस एक्ट का आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। तो इस टॉपिक का नाम है होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर हमारा मीडियम हिंदी है तो इसमें पढ़ते हैं धारक एवं यथाविधि धारी। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मामले में उसका होल्डर कौन होता है और उसका होल्डर इन ड्यू कोर्स हम किसे कहते हैं। ठीक है, होल्डर कौन होता है और होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है। तो इसके लिए बच्चों हमारे इस एक्ट के सेक्शन 8 में पहले होल्डर की डेफिनेशन दी गई है कि हु आर होल्डर। किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए उसका होल्डर कौन होता है। तो इसके लिए सेक्शन 8 ये कहता है कि होल्डर मींस एनी पर्सन हु हैव द पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड आल्सो हैव द राइट टू रिकवर द मनी देयरऑन इन हिज ओन नेम। क्या मींस हुआ? सेक्शन 8 ये कहता है कि किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मामले में उसका होल्डर वो व्यक्ति होता है जो इंस्ट्रूमेंट को अपने पास अपने पोजीशन में रखने का राइट्स रखता है और अपने नाम पर ही उस इंस्ट्रूमेंट के अमाउंट को रिकवर करने का राइट्स रखता है। वो उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर माना जाएगा। बात समझ आई कि होल्डर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो इंस्ट्रूमेंट को अपने नाम पर अपने पोजीशन में कानूनी रूप से रखने का राइट्स रखता है और अपने नाम से अमाउंट को रिकवर करने का राइट्स रखता है। अपने नाम से इंस्ट्रूमेंट के अमाउंट को रिकवरी करने का राइट्स रखता है, वो व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट का होल्डर माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मान लीजिए मेरे पास कोई चेक या कोई प्रॉमिसरी नोट्स है जिसको हमने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने किसी सर्वेंट को रखने के लिए दिया। तो मुझे बताइए, क्या वो सर्वेंट उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर मान लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ये इंस्ट्रूमेंट उसको सेफ्टी के लिए रखने को दिया है, मैंने उसके नाम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर नहीं किया है, तो वो सर्वेंट उसका होल्डर नहीं माना जाएगा। तो बच्चों, होल्डर कौन होता है? वो व्यक्ति जो इंस्ट्रूमेंट को अपने नाम पर कानूनी रूप से रखने का राइट्स रखता है और अपने नाम पर ही इंस्ट्रूमेंट के अमाउंट को रिकवर करने का राइट्स रखता है, वो व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट का होल्डर माना जाता है। ओके, बात समझ आ गई? तो आप समझते हैं कि होल्डर इन ड्यू कोर्स किसे कहते हैं। बच्चों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है। तो किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए होल्डर इन ड्यू कोर्स हम किसे कहते हैं, इसे सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है, जो ये कहता है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ पर्सन। होल्डर इन ड्यू कोर्स एक ऐसा व्यक्ति होता है हु हैज ऑब्टेन्ड द पोजीशन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन जो रिसीव किया है फॉर कंसीडरेशन। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के बदले में इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है। बात समझ में आया कि होल्डर इन ड्यू कोर्स वो व्यक्ति होता है जिसने इंस्ट्रूमेंट का जो पोजीशन रिसीव किया है वो किसी कंसीडरेशन के बदले में रिसीव किया है, यानी उसको ये इंस्ट्रूमेंट फ्री का नहीं मिला है। उसने ऐसे इंस्ट्रूमेंट के लिए कोई गुड्स या कोई सर्विस सप्लाई किया था और उसके बदले में उसको इंस्ट्रूमेंट मिला है। यानी कि बच्चों, अगर हमें कोई इंस्ट्रूमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, मुझे बर्थडे गिफ्ट में मिल गया, तो हम उसके होल्डर बन सकते हैं, लेकिन हम उसके होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं माने जाएंगे। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए जरूरी है कि हमने जो इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया है वो किसी न किसी कंसीडरेशन के बदले में रिसीव किया है। हमने उसके लिए कीमत चुकाई है, हमने कोई गुड्स सेल किया था या हमने कोई सर्विस दिया था जिसके बदले में मुझे ये इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है, फ्री का नहीं मिल रहा है। एंड इन गुड फेथ, कि आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ में भी रिसीव किया हो, ईमानदारी से ऑनेस्टली रिसीव किया, एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ द डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom he has taken it। एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपको इंस्ट्रूमेंट रिसीव करते समय जिस व्यक्ति से आप इंस्ट्रूमेंट रिसीव कर रहे हैं उसके टाइटल में कोई डिफेक्ट है, इसके बारे में पहले से नॉलेज नहीं होना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाता है। बात समझ आया? तो इन शॉर्ट बच्चों फिर से कहें कि होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने कंसीडरेशन के बदले में इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है, गुड फेथ पर इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है और इंस्ट्रूमेंट को रिसीव करते टाइम
ट्रांसफरर के टाइटल में कोई डिफेक्ट है, जिससे हम इंस्ट्रूमेंट रिसीव कर रहे हैं उसका टाइटल डिफेक्टिव है, इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो हम इंस्ट्रूमेंट के होल्डर इन ड्यू कोर्स माने जाएंगे। ओके, तो ये तीनों बातें होनी चाहिए। होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए कंसीडरेशन भी होना चाहिए, गुड फेथ भी होना चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट को रिसीव करते समय हमें ट्रांसफरर के टाइटल में कोई डिफेक्ट है इसके बारे में पहले से नॉलेज नहीं होना चाहिए, तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट के फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स माने जाएंगे। बच्चों, हमारे इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है उसे कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, और ये राइट्स होल्डर के पास भी नहीं होते। तो हमारे लिए समझना जरूरी होता है कि होल्डर कौन है और होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है। तो बच्चों, एक बार फिर से कहेंगे, होल्डर कौन होता है? वो व्यक्ति जो इंस्ट्रूमेंट को अपने नाम पर अपने पोजीशन में रखने का राइट्स रखता है और अपने नाम पर ही इंस्ट्रूमेंट की अमाउंट को रिकवरी करने का राइट्स रखता है, वो होल्डर माना जाता है। जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? वो व्यक्ति जिसने कंसीडरेशन के बदले में इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया, गुड फेथ पर इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया और बिना इस बात के नॉलेज के कि ट्रांसफर का टाइटल डिफेक्टिव था, आपने इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया, तो हम उस इंस्ट्रूमेंट के फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे एग्जाम में आता है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स कोई व्यक्ति कब माना जाता है, तो इसके लिए ये 5 क्वालिफिकेशन है। होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए ये 5 क्वालिफिकेशन होती है। तो अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट के होल्डर इन ड्यू कोर्स बनना चाहते हैं तो हमारे में ये 5 क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। जब ये 5 की 5 क्वालिफिकेशन हम पूरी करते हैं तभी हम इंस्ट्रूमेंट के होल्डर इन ड्यू कोर्स माने जाते हैं। याद रखिए, 5 की 5 क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए तभी होल्डर इन ड्यू कोर्स हम बन सकेंगे। अगर इनमें से एक भी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होती है तो हम उस इंस्ट्रूमेंट के केवल होल्डर ही माने जाएंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकेंगे। तो आइए बच्चों देखें ये 5 कंडीशन कौन कौन सी होती है। तो नंबर फर्स्ट, ही मस्ट बी अ होल्डर। बच्चों, होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि यू मस्ट बी अ होल्डर, कि आप एक होल्डर होने चाहिए। और होल्डर कौन होता है? जो इंस्ट्रूमेंट को अपने नाम पर रखने का और अपने नाम से अमाउंट को रिकवर करने का राइट्स रखता है, वो होल्डर होता है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए पहली कंडीशन ये है, फर्स्ट क्वालिफिकेशन ये है कि ही मस्ट बी अ होल्डर। याद रखिए बच्चों, अगर कोई व्यक्ति होल्डर नहीं है तो वो व्यक्ति होल्डर इन ड्यू कोर्स कभी नहीं बन सकता। होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए फर्स्ट क्वालिफिकेशन है कि ही मस्ट बी अ होल्डर, उसे एक होल्डर होना चाहिए, यानी उसको अपने नाम पर इंस्ट्रूमेंट को रखने का और अपने नाम से अमाउंट को रिकवर करने का राइट्स होना चाहिए। ओके, नंबर सेकंड पॉइंट, ही मस्ट रिसीव द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द मैच्योरिटी। उसने ऐसे इंस्ट्रूमेंट को मैच्योरिटी डेट से पहले यानी ड्यू डेट से पहले रिसीव किया हो, तभी वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन सकेगा। याद रखिए बच्चों, अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को उसकी ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट के बाद रिसीव करते हैं तो हम उसके होल्डर बन सकते हैं, बट उसके होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं माने जाएंगे। होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए सेकंड क्वालिफिकेशन कहती है कि यू मस्ट रिसीव द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द मैच्योरिटी। आपने मैच्योरिटी डेट से पहले इंस्ट्रूमेंट को रिसीव कर लिया हो। ओके, नंबर थर्ड पॉइंट, ही मस्ट रिसीव द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यूएबल कंसीडरेशन। ये पार्ट तो बच्चों मैंने अभी भी आपसे डिस्कस किया था कि आपने इंस्ट्रूमेंट को किसी वैल्यूएबल कंसीडरेशन के बदले में रिसीव किया है, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपको फ्री का नहीं मिला है, इसके लिए आपने कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई किया था और तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट मिला है, फ्री का नहीं मिला है। याद रखिए बच्चों, अगर मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट मुझे बर्थडे गिफ्ट में या कोई भी अलग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट के होल्डर तो बन सकते हैं, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाएंगे। होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए जरूरी है कि हमने इस ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कंसीडरेशन के बदले में रिसीव किया है, कीमत चुकाई उसके लिए, फ्री का नहीं मिला हमको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ही मस्ट रिसीव द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ। आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ पर सद्भावना से, ईमानदारी से, ऑनेस्टली रिसीव किया, और रिसीव करते टाइम आपको इस बात का नॉलेज नहीं होना चाहिए कि जिस व्यक्ति से हम इंस्ट्रूमेंट रिसीव कर रहे हैं उसका टाइटल डिफेक्टिव है। आपको पहले से इस बात का नॉलेज नहीं होना चाहिए, तो आपने अपनी ओर से गुड फेथ पर, ईमानदारी से, ऑनेस्टी इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है। एंड लास्ट पॉइंट, ही मस्ट रिसीव द कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट, कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया, यानी अगर उस पर स्टैम्प की जरूरत है तो स्टैम्प टिकट लगाया गया है, उस पर डेट लिखी गई है, अमाउंट लिखा गया है, सिग्नेचर किया गया है,
अपनी ओर से कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट, जो फॉर्मेलिटी होना चाहिए, सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हुए आपने पूरा कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया हो, तो आप उस इंस्ट्रूमेंट के होल्डर इन ड्यू कोर्स माने जाओगे। तो बच्चों, किसी भी होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए ये पांचों क्वालिफिकेशन पूरी करना जरूरी होता है। अगर ये पांचों क्वालिफिकेशन पूरी करेंगे तभी हम इंस्ट्रूमेंट के होल्डर इन ड्यू कोर्स माने जाएंगे। यानी कि अगर इनमें से एक भी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर पाते हैं तो हम इंस्ट्रूमेंट के होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकेंगे। ओके, तो अब मीनिंग समझ में आ गई कि होल्डर कौन होता है और होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है। तो बच्चों, अब समझते हैं कि किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स को हमारे इस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्पेशल राइट्स दिए गए, जिन्हें बोलते हैं प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ओके, यस बच्चों, अब समझते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है उसे हमारे इस एक्ट में कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए। ये कुछ ऐसे स्पेशल राइट्स हैं जो किसी होल्डर को नहीं मिलते। ये राइट्स केवल होल्डर इन ड्यू कोर्स को ही मिल पाते हैं। अब बच्चों, इन्हीं स्पेशल राइट्स को हम यहाँ पर कहते हैं प्रिविलेजेस, यानी प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो आइए समझते हैं बच्चों कि किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स को क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, यानी उसके क्या क्या स्पेशल राइट्स होते हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट स्पेशल राइट्स जो होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिलता है दैट इज प्रिजम्पशंस। बच्चों, प्रिजम्पशंस मींस यहाँ पर ये होगा कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है उसे अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, मेरे पोजीशन में इंस्ट्रूमेंट है, तो प्राइमा फेसाई कोड ये मानेगा कि हम उसके होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं। हमें अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि हम उसके होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं। जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके पोजीशन में इंस्ट्रूमेंट होता है, तो प्राइमा फेसाई कोड ये मानता है कि वही उसका होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो अगर कोई व्यक्ति ये चैलेंज करता है कि हम उसके होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हैं, हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट के होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, तो जो चैलेंजर है वो प्रूफ करेगा कि हम होल्डर इन ड्यू कोर्स क्यों नहीं है। हमें अपने आप को प्रूफ करने की बच्चों जरूरत नहीं होती। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, कोड हमेशा उसके फेवर में होता है। अब कोड ये मानता है कि आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कंसीडरेशन के बदले में गुड फेथ पर और ऑनेस्टी रिसीव किया है। हमें अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इनक्वाइट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चों, यहाँ पर इनक्वाइट वर्ड का मीन्स होता है इनकम्प्लीट। इनक्वाइट वर्ड का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट, यानी किसी अपूर्ण इंस्ट्रूमेंट के मामले में, किसी इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट के मामले में अगर उस पर रीजनेबल अमाउंट का स्टैम्प टिकट लगा है तो उसका जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लिखी गई पूरी अमाउंट को रिकवर करने का राइट्स रखता है। बच्चों, हमारा एक्ट ये कहता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिस पर रीजनेबल अमाउंट का स्टैम्प टिकट लगा है तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट के लिए जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा इंस्ट्रूमेंट की पूरी अमाउंट को रिकवर करने का राइट्स रखता है। अब ये राइट्स कैसे, तो इसको बच्चों हम लोग एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझते हैं तो मेरी बात और अच्छी समझ में आएगी। मान लीजिए दो पार्टियां हैं ए एंड बी। ए डेटर्स है, अब बी उसका क्रेडिटर्स है। अब ए का कहना यह है कि सर हम आपके केवल 1000 रुपए के डेटर्स हैं, जबकि बी का कहना यह है कि सर हम आपके 1500 रुपीज के क्रेडिटर्स हैं। तो दोनों में जो डिस्प्यूट है वो केवल 500 रुपीज का है कि ए का कहना है कि हम आपके 1000 रुपए के डेटर्स हैं, जबकि बी का कहना है कि हम आपके 1500 के क्रेडिटर्स हैं। तो मान लीजिए क्या हुआ कि ए ने एक प्रॉमिसरी नोट्स बनाकर बी के फेवर में लिखा और उसमें अमाउंट छोड़ दिया, बाकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी किया, स्टैम्प टिकट भी लगाया, सिग्नेचर भी किया, डेट भी लिखा, पीरियड भी लिखा, सारी फॉर्मेलिटी पूरी किया कि उसमें अमाउंट को ब्लैंक छोड़ दिया और ब्लैंक प्रॉमिसरी नोट्स बनाकर बी को दे दिया और कहा ले जाइए सर, इसको घर ले जाइए, अपना हिसाब किताब चेक कर लीजिएगा। 500 रुपीज का मैटर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर उसमें आपके अकाउंट में 1000 रुपए निकलता है तो 1000 लिख लीजिएगा और अगर 1500 निकलता है 1500 तो लिख लीजिएगा। अब इस तरह से एक ब्लैंक प्रॉमिसरी नोट्स बना करके ए ने बी को दे दिया। अब सोचिए कि बी ने क्या किया, बी ने उस इंस्ट्रूमेंट पर न तो 1000 रुपए लिखा न 1500 लिखा, बल्कि उस पर कितना लिख दिया, पूरा 1 लाख रुपए लिख दिया। कितना लिख दिया? 1 लाख रुपए लिख दिया। अब सोचिए, और बी ने क्या किया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को
बी ने क्या किया, मिस्टर सी जो कि उसका एक सप्लायर था, मिस्टर बी ने सी से 1 लाख रुपए का कोई गुड्स परचेज किया और ऐसे गुड्स के लिए यही 1 लाख रुपए का प्रॉमिसरी नोट्स सी के फेवर में इंडोर्स कर दिया। यानी ये प्रॉमिसरी नोट्स बी ने सी को इंडोर्स कर दिया, सी के नाम ट्रांसफर कर दिया और सी से 1 लाख का माल परचेज कर लिया। सी को इस बारे में कोई जानकारी पहले से नहीं थी। सी ने सद्भावना से, ईमानदारी से, गुड फेथ पर और कंसीडरेशन के बदले में इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है। तो सी कौन हो गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया। सी कौन बन गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया। तो ऐसे मामले में सी ए से पूरे 1 लाख रुपए के अमाउंट की रिकवरी करेगा, पूरे 1 लाख रुपए की रिकवरी करेगा और ए को 1 लाख रुपए सी को देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सी होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसने कंसीडरेशन के बदले में और गुड फेथ पर इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है। तो मिस्टर ए 1 लाख रुपए पूरा सी को देगा। हालांकि ऐसे लॉस के लिए वो बाद में मिस्टर बी से अमाउंट रिकवरी करने का राइट्स रखता है, लेकिन सी पूरे 1 लाख रुपए को रिकवर कर सकेगा। बात समझ में आई कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर कोई ब्लैंक इंडोर्समेंट किया जाता है, कोई ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट पर लिखी गई पूरे अमाउंट को होल्डर इन ड्यू को रिकवरी कर सकता है, बशर्ते उस पर स्टैम्प टिकट रीजनेबल अमाउंट का लगा हो। ये बच्चों शर्त इंपॉर्टेंट है कि उस पर रीजनेबल अमाउंट का स्टैम्प टिकट लगा होना चाहिए। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स इंस्ट्रूमेंट में लिखी गई पूरे अमाउंट को रिकवर कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लायबिलिटी ऑफ प्रायर पार्टीज। समझना बच्चों, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाए तो उससे पहले की जितनी पार्टियां हैं सारी पार्टीज होल्डर इन ड्यू कोर्स के प्रति लायबल होती है। और अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाए तो होल्डर इन ड्यू कोर्स अपने पहले की जितनी भी पार्टीज हैं सारी पार्टियों के अगेंस्ट सूट फाइल करके अपने अमाउंट को रिकवर करने का राइट्स रखता है। जैसे एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए कोई प्रॉमिसरी नोट्स, कोई इंस्ट्रूमेंट ए ने बी को ट्रांसफर किया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया। इंस्ट्रूमेंट किसके पास है, ई के पास है। अब सोचिए अगर मिस्टर ई ऐसे इंस्ट्रूमेंट का केवल होल्डर होता है, केवल होल्डर है, होल्डर डी कोर्स नहीं है, केवल होल्डर है, तो ऐसे केस में केवल जो लायबल पार्टी, जो प्राइमरी लायबल पार्टी है, वो ई के लिए लायबल होगी और ई ने जिससे इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया मिस्टर डी, डी केवल लायबल होगा। तो अगर मिस्टर ई उसका केवल होल्डर होगा तो वो केवल 2 ही पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाए। अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाए तो वो या तो ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है या केवल डी के अगेंस्ट ही सूट फाइल कर सकता है। लेकिन अगर मिस्टर ई होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, ही इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसने वो 5 क्वालिफिकेशन पूरी किया है जो होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए चाहिए, तो ऐसे मामले में ई के प्रति सारी पार्टियां लायबल हो जाती हैं। और मिस्टर ई अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाए तो मिस्टर ई इन सारी पार्टियों के अगेंस्ट ज्वाइंटली या सेपरेटली सूट फाइल करके अपने अमाउंट को रिकवर करने का राइट्स रखता है। तो बच्चों सारी पार्टियां, ऑल ऑफ प्रायर पार्टीज विल बी लायबल फॉर द होल्डर इन ड्यू कोर्स। बात समझ आया कि अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट का होल्डर इन ड्यू कोर्स होते हैं तो आपसे पहले की जितनी पार्टीज होंगी जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया है सारी पार्टियां आपके प्रति लायबल होती हैं। और अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाए तो आप अपने पहले की सारी पार्टियों के अगेंस्ट ज्वाइंटली या सेपरेटली सूट फाइल करके अपने अमाउंट को रिकवर करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फिक्टिटियस ड्रावर। बच्चों फिक्टिटियस वर्ड का मींस होता है काल्पनिक, इमेजिनरी। कि मान लो कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसका जो ड्रावर है वो बिल ड्रॉ करने के बाद लापता हो गया, गायब हो गया, कहीं चला गया, पता नहीं चला कहां गया। तो ऐसे मामले में जो ड्रावी है जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स को पेमेंट करने के लिए लायबल होता है और होल्डर इन ड्यू कोर्स ड्रावी से अमाउंट रिकवर करने का राइट्स रखता है। और ड्रावी ऐसे मामले में ये ग्राउंड नहीं रख सकता है कि जो बिल का ड्रावर था वो लापता हो गया है, गायब हो गया है, पता नहीं चल रहा है, वो इमेजिन पर्सन हो गया। ऐसा कोई भी ग्राउंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के अगेंस्ट नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हमने बिल को एक्सेप्ट किया है। तो वी आर एक्सेप्टर, वी आर ड्रावी, तो हम ऐसे बिल का पेमेंट करने के लिए लायबल होते हैं और होल्डर इन ड्यू कोर्स हमसे पूरा अमाउंट रिकवरी करा सकता है। ओके, तो किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज के मामले में अगर उसका ड्रावर लापता हो गया है या गायब हो गया है, पता नहीं चल रहा कहां गया,
फिक्टिशियस पर्सन बन गया, इमेजिन पर्सन बन गया, तो भी जो ड्रा भी होगा वो होल्डर इन ड्यू कोर्स को इंस्ट्रूमेंट के अमाउंट को पेड करने के लिए लायबल होगा, और होल्डर इन ड्यू कोर्स इंस्ट्रूमेंट की अमाउंट को रिकवर करने का राइट्स रखता है। ओके, तो फिक्टिशियस ड्रावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट, नो इफेक्ट ऑफ कंडीशनल डिलीवरी। मान लीजिए बच्चों कोई इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफर किया गया, इंडोर्स किया गया, इंडोर्स करते टाइम कुछ कंडीशन लगाकर इंडोर्समेंट किया गया, तो ऐसी कंडीशन का होल्डर इन ड्यू कोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मानिए फिर से कि कोई इंस्ट्रूमेंट ए ने बी को ट्रांसफर किया, बी ने सी को दिया, सी ने कुछ कंडीशन लगा करके, कोई भी कंडीशन लगा करके कि जैसे हमको गुड्स मिल जाएगा तब हम पेमेंट करेंगे, समथिंग कोई भी कंडीशन लगा करके इंस्ट्रूमेंट को डी को ट्रांसफर किया, डी ने इसे ई को ट्रांसफर कर दिया। अब सपोज करिए ई जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ई कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो ऐसे मामले में होल्डर इन ड्यू कोर्स पर इस कंडीशनल डिलीवरी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाए तो मिस्टर ई वो अपने पहले की सारी पार्टियों के अगेंस्ट सूट फाइल करके अपने अमाउंट की रिकवरी करा सकता है। वो सी के अगेंस्ट भी मुकदमा करके अमाउंट रिकवर कर सकता है, और सी अपने बचाव में, अपनी सेफ्टी में ये ग्राउंड नहीं रख सकेगा कि उसने कंडीशनल डिलीवरी किया था। तो बच्चों कंडीशनल डिलीवरी का होल्डर इन ड्यू कोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपने भले ही कंडीशन लगा कर डिलीवरी किया हो, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाएगा तो आप भी होल्डर इन ड्यू कोर्स के प्रति लायबल माने जाएंगे, और होल्डर इन ड्यू कोर्स आपके अगेंस्ट मुकदमा करने का राइट्स रखता है। ओके, तो कंडीशनल डिलीवरी का भी होल्डर इन ड्यू कोर्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रूमेंट क्योर्ड ऑफ ऑल डिफेक्ट्स। अब बच्चों लॉ ये कहता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट कितना ही डिफेक्ट क्यों ना हुआ हो, वो चोरी हो गया हो, वो खो गया हो, या उसमें कोई फ्रॉड हो गया हो, उसमें कोई भी डिफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन जब वो एक बार होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथों में पहुंच जाता है तो वो हर एक टाइप के डिफेक्ट से डिस्चार्ज हो जाता है। सारे डिफेक्ट अपने आप खत्म हो जाते हैं, और उसमें जितने भी डिफेक्ट थे सब खत्म हो गए, और सारी पार्टियां होल्डर इन ड्यू कोर्स के प्रति लायबल हो जाती हैं। कोई पार्टी अपने बचाव में ये नहीं कह सकती है कि हमारे हाथ से इंस्ट्रूमेंट खो गया था, या चोरी हो गया था, या फ्रॉड हो गया था। सारी पार्टियां होल्डर इन ड्यू कोर्स के प्रति लायबल मानी जाएंगी। अब जैसे एग्जांपल लीजिए फिर से बच्चों कि मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट ए ने बी को दिया था, बी के हाथ से वो इंस्ट्रूमेंट खो गया और उसको सी ने पा लिया, तो सोचिए सी का टाइटल डिफेक्टिव हो गया, उसने इसको सड़क से पड़ा हुआ मिला उसको। अब सी के पास से ऐसा इंस्ट्रूमेंट डी ने मान लो चुरा लिया, तो डी का भी टाइटल डिफेक्टिव हो गया। लेकिन डी ने क्या किया, इस इंस्ट्रूमेंट को ई को इंडोर्स किया किसी कंसीडरेशन के बदले में, और ई ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ पर कंसीडरेशन के बदले में, अब बिना इस बात की जानकारी की पहले इंस्ट्रूमेंट को डिफेक्ट था, पूरी ईमानदारी से ऑनेस्टी रिसीव किया है, तो ऐसे मामले में ई क्या हो जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा। और ऐसे केस में जैसे इंस्ट्रूमेंट ई के पास पहुंचेगा तो सारे डिफेक्ट खत्म हो जाएंगे, और ऐसे मामले में अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाए तो ई अपने पहले की सारी पार्टियों के अगेंस्ट सूट फाइल करके अमाउंट को रिकवर कर सकता है। और कोई पार्टी अपने बचाव में ये नहीं कह सकती कि मेरे हाथ से इंस्ट्रूमेंट खो गया था, या हमसे चोरी हो गया था, या हमसे फ्रॉड हो गया था। ऐसा कोई भी ग्राउंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के अगेंस्ट नहीं रखा जा सकता है। तो बच्चों लॉ कहता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना ही डिफेक्ट क्यों ना उसमें, जैसे वो एक बार होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथों में पहुंचेगा वो इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, वो क्योर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारे होल्डर इन ड्यू कोर्स को स्पेशल राइट्स, दैट्स द प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। बच्चों ये पॉइंट एग्जाम बहुत पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है और विद एग्जाम्पल समझना है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस मुझे आपसे डिस्कस करना है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। बच्चों हमने ये समझ लिया कि किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर कौन होता है और उसका होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है। तो अब समझते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ बेसिस लिए, अब उसी बेसिस पर समझेंगे कि होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर में डिफरेंस क्या होता है।
देखिए सबसे पहले हमने लिया मीनिंग। तो बच्चों समझो होल्डर और होल्डर डिपोज की मीनिंग में डिफरेंस होता है। हम लोग अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि होल्डर कौन होता है, वो पर्सन जिसे अपने नाम पर इंस्ट्रूमेंट को रखने का और अपने नाम से अमाउंट को रिकवर करने का राइट्स होता है, वो होल्डर होता है। जबकि होल्डर डिपोज कौन होता है कि वो पर्सन जिसने कंसीडरेशन के बदले में गुड फेथ पर और विदाउट द नॉलेज ऑफ डिफेक्टिव टाइटल इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया होता है, तो वो होल्डर इन डिपोज बन जाता है। ठीक है ना, तो दोनों की मीनिंग में डिफरेंस हो गया। फिर कंसीडरेशन, बच्चों किसी इंस्ट्रूमेंट का जो होल्डर होता है उसके लिए कंसीडरेशन जरूरी नहीं है, कंसीडरेशन इज नॉट एसेंशियल। यानी अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट भी मुझे मिलता है तो हम उसके होल्डर तो बन जाते हैं, होल्डर माने जाते हैं। तो होल्डर बनने के लिए कंसीडरेशन जरूरी नहीं हुए, लेकिन होल्डर एंड डिपोज के लिए कंसीडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। होल्डर एंड डिपोज कोई व्यक्ति तभी होता है जबकि उसने कंसीडरेशन के बदले में इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है। बात समझ आया कि होल्डर के लिए कंसीडरेशन जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है तो भी उसके होल्डर बन सकते हैं, लेकिन होल्डर एंड डिपोज नहीं माने जाएंगे। होल्डर एंड डिपोज तभी होंगे जब हमने कंसीडरेशन के बदले में इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट टाइटल। बच्चों जहां तक टाइटल की बात है तो जो होल्डर होता है, होल्डर को अपने ट्रांसफर से बेटर टाइटल नहीं मिल सकता। यानी अगर हम इंस्ट्रूमेंट के होल्डर हैं तो मेरा टाइटल बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा टाइटल जिससे हमने इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया था उसका टाइटल था। यानी जो ट्रांसफर था जैसा टाइटल उसका था वैसे ही टाइटल मुझे भी मिलेगा। यानी अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव है तो फिर मेरा टाइटल भी डिफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जो होल्डर एंड डिपोज होता है, होल्डर एंड डिपोज को अपने ट्रांसफर से बेटर टाइटल मिलता है, उसको अपने ट्रांसफर से अच्छा टाइटल मिलता है अगर उसने ऐसे इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ पर रिसीव किया हो। तो बच्चों होल्डर एंड डिपोज अपने ट्रांसफर से बेटर टाइटल रिसीव करता है, जबकि होल्डर को वैसे ही टाइटल मिल पाता है जैसा ट्रांसफर के पास टाइटल होता है। लायबिलिटी ऑफ प्रायर पार्टीज। बच्चों अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट के केवल होल्डर होते हैं तो ऐसे मामले में केवल दो ही पार्टी आपके प्रति लायबल होती है। कौन? एक जो प्राइमरी लायबल पार्टी है जिसने इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ किया और जिससे आपने इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया, बस केवल दो ही पार्टी आपके प्रति लायबल होंगी। और अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होगा तो आप केवल इन्हीं दो के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप होल्डर एंड डिपोज होते हैं तो आपके प्रति आपके पहले की जितनी पार्टीज होंगी सारी पार्टीज आपके प्रति लायबल होती है। ऑल द प्रायर पार्टीज विल बी लायबल फॉर द होल्डर एंड डिपोज। तो होल्डर एंड डिपोज के प्रति जितने भी प्रायर पार्टीज होती सारी पार्टियां लायबल हो जाती हैं, जबकि होल्डर के प्रति केवल दो ही पार्टी लायबल होती है, एक प्राइमरी लायबल पार्टी और दूसरा जिससे हमने इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है। ओके, लास्ट पॉइंट मैच्योरिटी। बच्चों जो होल्डर होता है वो इंस्ट्रूमेंट को मैच्योरिटी डेट के बाद में रिसीव कर सकता है। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट को उसकी मैच्योरिटी या उसके ड्यू डेट के बाद रिसीव किया है तो भी आप उसके होल्डर बन जाते हैं। लेकिन होल्डर एंड डिपोज तभी बन पाएंगे जबकि आपने मैच्योरिटी डेट से पहले इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है। बिफोर मैच्योरिटी आपने इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है तभी आप उसके होल्डर एंड डिपोज माने जाओगे। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट को मैच्योरिटी के बाद रिसीव किया है तो आप उसके होल्डर बन सकते हैं, बट होल्डर एंड डिपोज नहीं माने जाते हैं। ओके, तो ये थे बच्चों डिफरेंस बिटवीन द होल्डर एंड होल्डर इन डिपोज। तो बच्चों ये यहां से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। होप सो आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझसे आप क्लास में अलग से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो हम अपने वीडियो को बच्चों यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। आपसे गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।